नमस्कार, आप देख रहे हैं RN9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस पर अच्छी खबर के साथ। दरअसल सरकार की जी तोड़ कोशिशों के बाद अब उत्तर प्रदेश में कोरोना की कमर टूटती नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार यूपी में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत बढ़कर 93% हो गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1989 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 2465 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4,46,000 के पार जा चुकी है, जबकि प्रदेश में 24,858 कोरोना के एक्टिव केस बचे हैं। इस पूरे आंकड़े को अगर ध्यान से समझें तो यूपी में एक्टिव मामलों में गिरावट का दौर लगातार जारी है। ऐसे में जनता के लिए वाकई में ये राहत भरी सांस है। वहीं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल करने वाले प्रकाश बजाज ने नामांकन खारिज होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। काफी देर तक चली मुलाकात के बाद प्रकाश बजाज ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से राज्यसभा चुनावों की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करेंगे। आपको बता दें कि प्रकाश बजाज के प्रस्तावकों की लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर उनका नामांकन खारिज किया गया था। वहीं यूपी में 10 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव में नतीजे लगभग फाइनल हो चुके हैं, जिसके तहत 10 सीटों में से 8 बीजेपी के खाते में, जबकि एक सीट सपा और बसपा के खाते में जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बसपा खेमे में बगावत का दौर जारी है। चुनावी चर्चाओं के बीच पहले बसपा से 5 विधायक बागी हुए। इसके बाद देखते ही देखते बागियों की संख्या 7 तक पहुंच गई। बसपा ने इस बगावत के चलते मुश्किल में आई राज्यसभा प्रत्याशी की दावेदारी बचा ली और बागियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की है। लेकिन इसके बाद भी बगावत का दौर जारी है। 7 विधायकों के निलंबन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के ओएसडी रहे गंगाराम अंबेडकर ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि गंगाराम अंबेडकर ने 5 सदस्यीय दल के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बता दें कि गंगाराम अंबेडकर फिलहाल मिशन सुरक्षा परिषद नाम के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गंगाराम दलितों को देश भर में जोड़ने का अभियान चलाते रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात है कि गंगाराम अंबेडकर मायावती के महत्वपूर्ण सलाहकारों में से एक रहे हैं। ऐसे में उनका अखिलेश यादव से मुलाकात करना कई बातों को हवा देता है। वहीं गंगाराम ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद साफ किया है कि वो एक सामाजिक संगठन है और जरूरत पड़ने पर 2022 में राजनीतिक तौर से भी मैदान में उतरेंगे। एक और जहां यूपी में राज्यसभा चुनाव पर घमासान जारी है, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा उपचुनाव की चर्चा भी चरम पर है। इसी बीच इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने प्रत्याशियों का ब्यौरा जारी किया है, जिसके हवाले से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में खड़े होने वाले 21% उम्मीदवार दागी हैं। यही नहीं, 39% प्रत्याशी करोड़पति हैं। सबसे अमीर प्रत्याशी देवरिया सीट से सपा प्रत्याशी ब्रह्मशंकर त्रिपाठी के पास 31 करोड़ रुपए हैं। वहीं मल्हनी के निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह के ऊपर सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके अलावा बसपा के 7 प्रत्याशियों में से 5, सपा के 6 में से 5 और कांग्रेस के 6 में से 1 प्रत्याशी दागी है। आपको बता दें कि यूपी में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कुल 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। वही सियासी उठापटक के आगे बढ़े तो वाराणसी के परेशान बुनकरों के लिए प्रियंका गांधी आगे आई है। उन्होंने बुनकरों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी को पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, दुनिया में बनारस का नाम मशहूर करने वाले बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली न देना, नए रेट पर बिजली बिल वसूली के लिए उन्हें प्रताड़ित करना बेहद गलत है। भाजपा सरकार को बिना देरी किए फ्लैट रेट पर बिजली और पुराने दर पर बकाया भुगतान लागू कर बुनकरों की रक्षा करनी चाहिए। वही बुनकरों की समस्या पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं संवाददाता मदन मोहन। तो मदन मोहन, आप ये बताइए कि यूपी सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने आप को बुनकरों का हितैषी बताते रहे, फिर ऐसी क्या बात हुई कि ये लोग सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं?
बनारस की साड़ियों फैशन नहीं परंपरा है, ऐसी परंपरा जिसकी रस्म दुनिया भर में निभाई जाती है। शादी कहीं भी हो, दाम्पत्य का रिश्ता बनारस की रेशमी साड़ियों से ही गाढ़ा होता है। बनारस के जिन घरों में ये रिश्ता बुने जाते हैं उन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कोरोना के चलते धंधा पहले ही मंदा चल रहा है और अब योगी सरकार ने बुनकरों को बिजली का झटका देना शुरू कर दिया। बिजली का झटका मतलब पावर लूम पर दी जाने वाली सब्सिडी अब खत्म कर दी गई है। अब सवाल उठता है कि बिजली सब्सिडी खत्म होने से बुनकरों को कितनी परेशानी होगी। इससे समझने के लिए हमने बनारस के उन मोहल्लों का दौरा किया जहां बुनकरों की काफ़ी तादाद है। बुनकर बताते हैं कि पावर लूम पर बिजली सब्सिडी खत्म करके योगी सरकार उन्हें पूरी तरह से हाशिए पर ला दिया है। दरअसल 2006 में बिजली विभाग के अधिनियम के मुताबिक बुनकरों को एक पावर लूम पर प्रति माह 71.5 रुपये बिजली का बिल चुकाना पड़ता था, लेकिन योगी सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। बिजली विभाग की ओर से अब स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। बुनकरों के मुताबिक नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब उन्हें महीने के 3 से 4 हज़ार रुपये बिजली देना पड़ रहा है। ऐसे में योगी सरकार के इस फैसले को बुनकर विरोध कर रहे हैं। बुनकरों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बुनकरों से भी बात की थी और उन्हें ये कहा था कि जब सरकार इस तरह के नियम लाएगी, कांग्रेस हमेशा उनके साथ में खड़ी रहेगी। और इसको लेकर के प्रियंका गांधी ने एक प्रदेश सरकार को पत्र भी लिखा है। वहीं गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मोहन सिंह रजा ने मायावती के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बता दें कि समाजवादी पार्टी द्वारा मायावती की हत्या का प्रयास किए जाने संबंधी बयान पर मोहसिन रजा ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती के बयान को लेकर मोहसिन रजा ने कहा कि उस समय भी भाजपा ने साथ दिया था और आज भी भाजपा आपके साथ है। देखिए, आज बहन मायावती जी ने जो बात कही है कि समाजवादी पार्टी उनकी हत्या कराना चाहती थी और उन्होंने जो फैसला लिया उनसे मुकदमा वापस लेने का, उसका पछतावा है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि इस पार्टी की बुनियाद ही हत्याओं पर रखी हुई है और हम बहन जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब उस समय भी आप पर हमला हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान की सुरक्षा की थी और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पूरी तरीके से सुरक्षित है। सुरक्षा देना हमारी सरकार का काम है। वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। बता दें कि मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर निर्माणाधीन मंदिर परिसर में अहमदाबाद से लाल पत्थर वाले नक्काशीदार खंभे लगने शुरू हो गए हैं। वहीं धाम परिसर में प्रस्तावित 24 में 19 भवनों पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि अब तक कॉरिडोर का 20% काम पूरा हो चुका है, जिसे अगस्त 2021 तक 100% निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने फिल्म अभिनेता आमिर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी है। आपको बता दें कि आमिर खान थाना टोनिका सिटी इलाके में शूटिंग करने आए थे। बता दें कि इस दौरान आमिर ने मास्क नहीं पहना हुआ था, जिसका फोटो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आमिर खान के खिलाफ कोरोना महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता प्रवीण अरोड़ा। प्रवीण अरोड़ा, आखिर क्या है ये पूरा मामला? गाजियाबाद के लोनी इलाके में आमिर खान फिल्म की शूटिंग के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर जब ये आए तो भीड़ एकदम से लोगों की बढ़ गई। उसके कारण जब यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, जो चर्चा में रहते हैं, बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने सवाल उठाया कि बॉम्बे महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ा है, वहां से ही पूरे देश में कोरोना फैला हुआ है और जो फिल्म स्टार आमिर खान आए हैं, इन्होंने मुंह पे मास्क भी नहीं लगाया था, ना ही सैनिटाइजर लिया था। इससे कोरोना हमारे यहाँ पे लोनी में बढ़ेगा। इसी कारण इन्होंने थाने में, गाजियाबाद के लोनी तो उनका थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और इन्होंने यह पुलिस से अपील भी की है कि एफआईआर दर्ज करके इनको न्याय दिया जाए और जो इन्होंने गलत काम किया है, मास्क नहीं लगाया, यहाँ के नागरिकों को कोरोना, जैसे कि मोदी जी और योगी जी अपील करते हैं
कि 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है, उनमें से कोई भी आमिर खान ने यहाँ पे पालन नहीं किया था, जिसके कारण यहाँ की जनता में भी रोष है और स्थानीय विधायक में भी काफी रोष है। विधायक ने इनके खिलाफ थाने में एक तहरीर दी है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अरुण सिंह आगरा पहुंचे। बता दें कि जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, वहीं इस मौके पर अरुण सिंह ने कहा कि बिहार में चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, सरकार भाजपा की बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सफाई देते हुए कहा कि कुछ एक घटनाओं से पूरे प्रदेश की तुलना नहीं की जा सकती। बसपा सपा कार्यकाल से अब अपराध काफी नियंत्रण में है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत ही प्रभावी रूप से काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गांव गरीब किसानों के लिए योजनाएं चल रही हैं उसका भी जनता में अच्छा प्रभाव है। और वहीं पे प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। आम जनमानस के लिए जिस प्रकार से चाहे गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए हो, हर वर्ग के लिए जो काम हो रहा है और चौमुखी विकास हो रहा है, जनता उससे संतुष्ट है और अवश्य रूप से जब भी चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड एक विजय हासिल होगी। वहीं आगरा में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि पूरा मामला फतेहपुर सीकरी के उत्तू गांव का है, जहां किसान के ट्यूबवेल की बिजली काटने के बाद बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों ने तार को पोल पर ही लटका छोड़ दिया। वहीं थोड़ी देर बाद ही बिजली चालू हो गई, तभी अचानक बिजली का तार खेत में काम कर रहे किसान के ऊपर जा गिरा और किसान बुरी तरह से झुलस गया। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण किसान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब 10 घंटे बाद किसान की मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही मंत्री उदय भान सिंह चौधरी ने परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख का चेक प्रदान करने का प्रयास किया, तो ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि लापरवाह बिजली अधिकारियों का तुरंत तबादला कराकर कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए। इसी खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ आगरा से जुड़ रहे हैं संवाददाता शिव कुमार। ये सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जैसा कि हम लोग को जांच में पाया गया कि कल यहाँ दुर्घटना हुई है। विद्युत पोल से चिपक कर एक किसान राजेंद्र उर्फ राजू की उम्र 45 साल, वो जो है मतलब मौत हुई और डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज गई, जहाँ मृत घोषित किया गया। उनके परिवारजन इस 33 केवीए विद्युत उपकेंद्र पर धरने पर बैठे थे और तमाम ग्रामीण जनता बैठी हुई थी। इन लोगों की मांग थी कि मुआवजा दिया जाए। जो बिजली के कर्मचारियों द्वारा और अधिकारियों की निकम्मेपन की वजह से आज हमारा लड़का हम लोगों के बीच में नहीं रहा, इसकी वजह से जनता में पूरे इलाके में आक्रोश है। यहाँ के कर्मचारियों के प्रति, यहाँ के जेई और एसडीओ और यहाँ के जो एक्शन के इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। कायदा से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके गिरफ्तार होकर के इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जिस तरीक़ा से इलाके में माहौल है बिजली विभाग के खिलाफ, जो यहाँ कर्मचारी हैं उसको तुरंत हटा करके दूसरी जगह भेजा जाए। बात करते हैं चंदौली की, जहां पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बलुआ पुलिस ने टेढ़ी पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की चेकिंग की। वहीं इस दौरान बाइक सवार 2 व्यक्तियों को संदिग्ध दिखाई देने पर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बाइक सवार बाइक मोड़कर भागने लगे। इस दौरान पुलिस द्वारा घेराबंदी में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर थानाध्यक्ष बलुआ ने जवाबी कार्रवाई में बदमाशों पर गोलियां चलाई। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और वहीं पुलिस ने मौके से एक अदद पिस्टल, कारतूस बरामद किए और घायल को नजदीकी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। एक क्रैकडाउन हुआ था जिसमें आशुतोष नाम का 50,000 का इनामिया था, उस पर कार्रवाई हुई थी। उसके साथ में एक और लड़का था जो भाग गया था और इसको पुलिस द्वारा रिकवर किया गया है। ये प्रमोद कुमार यादव है और ये बनारस का रहने वाला है।
जो कि उसके साथ में सवेरे वो मौके से फरार था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और साथ में और हमें ये भी पता लगा है कि ये कितना इनका प्लान था बिहार में जाके क्या कितना एक लूट डकैती का इनका प्लान था, जो कि यहाँ पे वो अपने और साथियों से मिल के और उनको प्रोग्राम को फाइनलाइज करना चाह रहे थे। वही गाजियाबाद में फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि ढासना उद्योग कुंज स्थित भारत केमिकल फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लग गई। वही घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। वही सहारनपुर में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम की स्थापना का टेंडर की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि सहारनपुर में क्राइम पर रोक लगाने के लिए कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत की गई। बताया जा रहा है कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एक बार फिर नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए का बजट तैयार किया गया, जिसमें सहारनपुर स्मार्ट सिटी के सुंदरीकरण में भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। बता दें कि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम एक ही छत के नीचे बनाया जा रहा है, जिसका टेंडर जापान के NEC लिमिटेड कंपनी को दिया गया है और इस कार्य को पूरा करने के लिए इस कंपनी को 1 वर्ष का समय भी दिया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं आजम खान। आजम खान, आप ये बताइए कि आखिर ये पूरा सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करेगा और क्या इसके बाद जिले की कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? सहारनपुर में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत की गई है। सहारनपुर में क्राइम पर रोक लगाने के लिए ये शुरुआत की गई है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी में आने के बाद एक बार फिर नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए का बजट तैयार किया गया है। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी द्वारा पहले भी पाँवदो नदी को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं सौंदर्यीकरण में भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आज भी शहर की हालत जस की तस बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी ये बजट इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का आया है, क्या इसमें भी बड़ा खेल देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम एक ही छत के नीचे बनाया जा रहा है, जिसका टेंडर जापान की NEC लिमिटेड कंपनी को दिया गया है और इस कार्य को पूरा करने के लिए इस कंपनी को 1 वर्ष का समय भी दिया गया है। इस कंट्रोल सिस्टम के तहत सहारनपुर में 1000 कैमरे लगाए जाएंगे और 200 किलोमीटर तक की ऑप्टिकल फाइबर केबल इसमें इस्तेमाल में लाई जाएगी। इस कमान के तहत शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल पूरी तरह से एक ही छत के नीचे निगरानी कर इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करता या फिर सफाई के तहत पूरे नियमों का पालन नहीं करते हुए कूड़ा इधर उधर फेंकता है, तो उन कैमरों में सारी चीज़ रिकॉर्ड होगी, जिसके बाद सीधा उन लोगों के घर नोटिस भेजकर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, कूड़ा, घर नाले की साफ सफाई सभी की समीक्षा एक ही कमरे में एक ही छत के नीचे बैठकर की जाएगी। इस परियोजना में 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए RN9 न्यूज के साथ।